आज हम सौरमंडल में जिस काम रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वह एक फायरी पास्ट और एक भयानक भविष्य को दर्शाता है। यह सीरीज पृथ्वी के जियोलॉजिकल और नेचुरल हिस्ट्री की खोज करती है जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से शुरू होती है, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शन से आगे बढ़ती है और आज एनवायरनमेंट ह्यूमन इम्पैक्ट के साथ एंड होती है। हमारे ग्रह में आए परिवर्तनों के मैग्नीट्यूड को वास्तव में समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स पर रुकते हुए विशाल टाइम स्केल्स के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस का एक विशाल बादल जिसे नेबुला कहा जाता है अपने मैस के कारण अपने आप में कोलैप्स कर जाता है। यह लगातार घूमने के बाद इसमें मौजूद सभी गैसी मटेरियल को एक प्लेन ने क्रस्ट कर दिया। इस डिस्क मटेरियल को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। कोलैप्स के बाद 1 लाख वर्षों के टाइम पीरियड में इस डिस्क के सेंटर में सूर्य का निर्माण हुआ और शेष बची हुई नेबुलर गैस इसके चारों ओर राउंडिंग कर रही थी। इस गैस का लगभग 98% हिस्सा सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। हमारा सूर्य आज हमारे सोलर सिस्टम के मास का लगभग 98% हिस्सा है। सूर्य के बाहर इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में गैसों और अदर मटेरियल के एक साथ कांस्टेंट होने लगी और इन डिस्क के कोलिजन से मिनिएचर प्लैनेट्स का जन्म हुआ जिन्हें हम प्लैनेटेसिमल्स के नाम से जानते हैं। सूर्य के फॉर्म्ड के 1 लाख वर्षों के भीतर बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल और एक्सेलरेशन के कारण यह सीड्स प्लैनेट और भी बढ़ते चले गए। गैस जायंट्स जुपिटर एंड सैटर्न काई फॉर्म्ड 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स की तुलना में बहुत तेजी से हुई है। लगभग 454 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक पिंड हाल ही में फॉर्म्ड हुई पृथ्वी से टकराया जिससे सरफेस आंशिक रूप से तरल हो गई और पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में बाहर निकल गया। चंद्रमा की फॉर्म्ड होने से पहले यह इजेक्टा कुछ महीनों तक हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक वलय के रूप में बना रहा। अवशिष्ट गैसें अभी भी सूर्य के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थीं, जिससे अंतरिक्ष में धाराएं और लहरें पैदा हो रही थीं। बृहस्पति इन धाराओं में फंस गया और सूर्य के अंदर की ओर बढ़ने लगा। इस विशालकाय की गति अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के साथ चारों ओर कहर बरपाती है, एस्टेरॉयड्स को उखाड़ देती है और उन्हें ग्रहों में अंदर की ओर उड़ने के लिए भेज देती है। अगले कुछ मिलियन वर्षों में पृथ्वी और अन्य स्थलीय ग्रह क्षुद्र ग्रहों और अन्य छोटे पिंडों द्वारा लगातार प्रहार के दौर से गुजरते रहे। सौरमंडल के इतिहास में इस पीरियड को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। शनि ने जल्द ही बृहस्पति को वापस खींचना शुरू कर दिया जहां वह आज है। यहां तक कि सौर हवा ने सौरमंडल में सभी अवशिष्ट गैस को इंटरस्टेलर स्पेस से छीन लिया। अभी तक इस पॉइंट पर पृथ्वी अभी भी चंद्रमा के निर्माण से ठंडी हो रही थी और बॉम्बार्डमेंट के पीरियड ने इसे उत्तेजित और ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय रखा। किसी पॉइंट पर पानी की बर्फ वाले एस्टेरॉयड्स धूमकेतु पृथ्वी से टकराए जिससे पृथ्वी पर बहुत सारा जलवाष्प आ गया। एक बार जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो यह वाष्प कंडेंस्ड हो गई और ग्रह पर बारिश के रूप में गिर गई। ज्वालामुखीय गतिविधि अभी भी जारी है और यहाँ तक कि न्यूली फॉर्म्ड ओशंस के नीचे भी सुपर ज्वालामुखी बने हुए हैं। लावा लगभग 700 मिलियन वर्षों तक लगातार सतह पर बहता रहा। हम अपने ग्रह पर चट्टानों की स्टडी करके इन सभी जटिल विवरणों को लगभग अनुमानित तिथि तक जानते हैं। चट्टानें उन सभी प्रकार के परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखती हैं जिनसे वे गुजरे हैं। वे अपने स्वयं के गठन को रिकॉर्ड करते हैं और जीवन और ग्रह गतिविधि का सबूत रखते हुए लाखों वर्षों में बढ़ते हैं। भूविज्ञान का वह क्षेत्र जो चट्टान की परतों का अध्ययन और तिथि निर्धारण करता है उसे स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। इससे वैज्ञानिकों को कई जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं की एज का पता लगाने में मदद मिलती है और उन्हें हमारी पृथ्वी के लिए एक जियोलॉजिकल समय पैमाने को एक साथ रखने में सक्षम बनाया गया है। प्रीकैम्ब्रियन के प्रारंभिक वर्षों में चंद्रमा का निर्माण हुआ। पिघली हुई पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और ग्रह छोटे छोटे पिंडों से क्षतिग्रस्त हो रहा था। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के प्रभाव से वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होने लगा और तरल पानी के रूप में ग्रह पर बरसने लगा। भारी ज्वालामुखी गतिविधि के बीच महासागरों का निर्माण हुआ। सतह के कुछ हिस्से समय समय पर ठंडे होकर कभी कभी भूखंडों का निर्माण करते थे।
लेकिन वे तुरंत लावा द्वारा निगल लिए जाते थे। फिर पृथ्वी के निर्माण के लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद तापमान इतना स्थिर हो गया था कि क्रस्ट बन सके और जीवित रह सके। वातावरण भारी और विषैला था, लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद था। वातावरण में अभी भी ऑक्सीजन नहीं थी। आज हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन और रखरखाव केवल पौधों के जीवन से होता है। ऑक्सीजन की इस कमी से पृथ्वी की रक्षा के लिए ओजोन की कमी हो गई, जिसने पृथ्वी को सूर्य से यूवी रेज के संपर्क में ला दिया। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल को संरक्षित किया जा सका क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया था। इसने वातावरण को सौर हवा से नष्ट होने से बचाया। लगभग 3.5 अरब साल पहले वालबारा और उर नामक 2 महाद्वीप एक दूसरे से आधे अरब साल के भीतर बने थे। ये भूभाग वास्तव में काफी छोटे थे, संभवतः भारत के आकार के बराबर। चूंकि वे आसपास के एकमात्र स्थलखंड थे, इसलिए उन्हें सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हालांकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी का मतलब जीवन की कमी नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत प्रारंभिक प्रीकैम्ब्रियन 4.1 में हुई, जब पृथ्वी ठंडी होनी शुरू ही हुई थी। इस समयावधि के रत्न, जिन्हें जिरकॉन कहा जाता है, में बहुत विशिष्ट कार्बन अनुपात होता है और संभवतः पानी के साथ संयुक्त जैविक गतिविधि का प्रमाण दिखाते हैं। यह आमतौर पर माना और स्वीकार किया जाता है कि जीवन के निर्माण का एक मुख्य कारण बड़े महासागरों की उपस्थिति है। तरल पानी को एक सार्वभौमिक विलायक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रह के सभी कोणों तक पहुंचा सकता है, जिससे सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी जीवन संभव हो सकता है। नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया के अलावा ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में बहुत सारा कार्बन भी छोड़ा। संघनित जलवाष्प के साथ मिलकर पृथ्वी इस प्रारंभिक पर्यावरण में जीवन के निर्माण के लिए एक क्रूसिबल बन गई, जिसे प्राइमर्डियल सूप के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि ऐसे गीले वातावरण में सरल कोशिकाएं बनती हैं, छोटे तालाब जो बिजली या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित हो सकते थे, और गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट, जिनमें सेलुलर संरचना को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व होते हैं, जीवन के निर्माण के लिए संभावित स्थान हो सकते हैं। वैज्ञानिक जीवन के संश्लेषण को कृत्रिम रूप से दोबारा बनाने में सक्षम नहीं है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक स्थायी रहस्य बना हुआ है। फिर भी जल ही प्रारंभिक जीवन रूपों को समाहित करने का एकमात्र माध्यम था, जो एक कोशिकीय थे। ये आसानी से अपने परिवेश से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं और इसे जीविका के लिए अपने सिस्टम में तोड़ सकते हैं। इस अत्यंत आदिम प्रक्रिया ने जीवन को चट्टानों और पानी से मिलने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर बना दिया। लेकिन प्रीकैम्ब्रियन के उत्तरार्ध में प्रारंभिक एक कोशिकीय बैक्टीरिया ने दृश्य प्रकाश के बजाय अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। यह आदिम प्रकाश संश्लेषण था। प्रकाश संश्लेषण ने जीवों को पहली बार अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम बनाया। इस तंत्र ने एक बड़ा लाभ प्रदान किया और जीवन के विकास को गति दी। समुद्र से चट्टान की परतें जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड के जमाव को दर्शाती हैं, 3.7 तक की हैं, जो आज भी मौजूद हैं। ये सबूत दिखाते हैं कि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को अंतराल पर पानी में पंप किया गया था, एक ऐसी घटना जिसे केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में ही समझा जा सकता है। अधिक जैव रासायनिक चट्टानें, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है, उनकी आयु 3.5 है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण का सबसे ठोस प्रमाण 2.4 वर्ष पूर्व का है, जब साइनोबैक्टीरिया पनपा, जिससे हवा में भारी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंची। तो पृथ्वी के गठन के 2 अरब साल बाद आखिरकार पहली बार हवा में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति हुई। लगभग उसी समय केनोरलैंड नामक एक नया महाद्वीप बना, जबकि वालबारा टूट गया, जिसके कुछ हिस्से आज के ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में समाप्त हो गए। यह अफ्रीका जितना बड़ा था और टूटने से पहले 100 मिलियन वर्षों तक भूमध्य रेखा के निकट कहीं अस्तित्व में था। एक विलुप्त होने की घटना, जिसे आमतौर पर सामूहिक विलुप्ति के रूप में जाना जाता है, भूवैज्ञानिक समय की एक छोटी अवधि के भीतर बड़ी संख्या में प्रजातियों का विलुप्त होना है।
पृथ्वी के पूरे इतिहास में विलुप्त होने की 24 घटनाएं हुई हैं, मनुष्यों के लगभग 200,000 साल पहले आने से पहले। इनमें से 5 विशेष रूप से विनाशकारी थे। विलुप्त होने की इन प्रमुख घटनाओं को बिग 5 कहा जाता है। बड़े पैमाने पर विलुप्ति हमेशा वैश्विक जलवायु में अचानक, तीव्र और अनियंत्रित परिवर्तन के बाद होती है, जो स्पष्ट है क्योंकि केवल ऐसे व्यापक परिवर्तन ही थोड़े समय में भूमि और पानी में फैली विविध प्रजातियों को नष्ट कर सकते हैं। इसके विपरीत बड़े पैमाने पर विलुप्त होने से वैश्विक जलवायु पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश जीवन के गायब होने से ऑक्सीजन संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण बढ़ता गया, ऐसे बहुत कम जीव थे जो इस नई ऑक्सीजन का पर्याप्त उपभोग करने में सक्षम थे। जहरीली ऑक्सीजन के जाने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहां कोई ऑक्सीजन सिंक नहीं था। जैसे जैसे वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, प्रारंभिक जीवन जो अभी विकसित हो रहा था, वह भी तेजी से खत्म हो रहा था। यही कारण है कि महान ऑक्सीजनीकरण घटना पहली झात विलुप्ति घटना भी बन गई। ऑक्सीजन आपदा का दूसरा प्रभाव ग्लेशियरों का निर्माण था। ऑक्सीजन की वृद्धि ने स्वाभाविक रूप से वायुमंडल से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया, विशेष रूप से मीथेन को। ऑक्सीजन तापमान कम करती है। यही कारण है कि जंगली इलाके आज शहरों की तुलना में बहुत अधिक ठंडे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की संतृप्ति ने समग्र तापमान को आज की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया और ग्रह को गर्म रखने की वातावरण की क्षमता को समाप्त कर दिया। तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे हिमयुग की शुरुआत हो गई। हिमयुग पृथ्वी पर कम तापमान की लाखों वर्षों तक फैली एक अवधि है। हिमयुग की एक विशिष्ट विशेषता महाद्वीपीय ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों की उपस्थिति है। हिमयुग अत्यधिक ठंड की अवधि से बना होता है, जिसे हिमंदीकाल कहा जाता है, जो महाद्वीपों पर बड़ी बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों की उपस्थिति से चिह्नित होता है। ये एक ही हिमयुग के भीतर गर्मी की अवधि के साथ वैकल्पिक होते हैं, जिन्हें अंतर हिमंत अवधि कहा जाता है, जहां बर्फ की चादरें ध्रुवों तक ही सीमित होती हैं। महान ऑक्सीजनीकरण घटना के कारण उत्पन्न हिमयुग पृथ्वी द्वारा देखे गए 5 हिमयुगों में से पहला था और इसे ह्यूरोनियन हिमयुग कहा जाता है। हम इस समय 5वें हिमयुग के अंतर हिमंदी काल के मध्य में हैं।